हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने रिटेल मैनेजमेंट के बीकॉम फाइनल ईयर के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे रिटेल मैनेजमेंट के पूरे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे पसंद भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट चैप्टर के साथ। हमारे लास्ट चैप्टर में जो कंटेंट्स हैं वो रहेंगे अबाउट रिटेल स्टोर मैनेजमेंट, और इसमें हम बेसिकली वो सब एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे जो किसी भी रिटेलर को अपने स्टोर को मैनेज करने के लिए डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल सच टास्क्स। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो अब तक के हम अपने डिफरेंट चैप्टर्स के डिस्कशन में ले चुके हैं, बट स्टिल we'll be discussing few points ताकि हम अपने पूरे इस चैप्टर को कोऑर्डिनेट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिटेल स्टोर मैनेजमेंट के साथ, और बेसिकली हम डिफरेंट टास्क्स को डिस्कस करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रिटेल स्टोर, तो हमने इतने टॉपिक्स से रिलेटेड किए। द होल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिटेल स्टोर, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसमें रिटेलर को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ऑफ ऑपरेशंस की ज़रूरत है। ऑपरेशंस की प्लानिंग की जाएगी सबसे पहले, फिर उन ऑपरेशंस को टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाएगा, और जो जितनी भी आपका जो सिस्टम आपने बनाया पूरा रिटेल स्टोर का, जो आपने प्लानिंग, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, एट टाइम्स यू नीड टू मेक चेंजेस टू दैट स्ट्रक्चर, और आपको उन रिव्यूल्स की वजह से आपको चेंजेस करेंगे जिनका फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें मिलने वाला है। जब रिटेलर अपने स्टोर की मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेता है तो वो बहुत सारी चीज़ें प्लान करेगा। बजटिंग एंड प्लानिंग ऑफ ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन कैसे होगा, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, और इसके साथ साथ बहुत सारी और लीगल कंप्लायंसेस भी उसे करनी है। जब हम स्टोर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्टोर मैनेजमेंट करते हुए जितनी भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे, वो सब एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है जब तक हम फंड्स नहीं लगाएंगे, जब तक हम उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं करेंगे। सो वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि स्टोर मैनेजमेंट हमारी रिटेल ऑपरेशंस की कॉस्ट का एक मेजर प्रोपोर्शन भी बन जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, हमारे रिटेल ऑपरेशंस की भी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस में कम कम्प्लेक्सिटी है, लेकिन जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा उतने ही रिटेल ऑपरेशंस कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। एंड जो रिटेलर है आपका, उसे उन सब जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है। इस हिसाब से कोऑर्डिनेट करना है कि वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सके। इट मीन्स रिटेलर हैज़ टू परफॉर्म सम टास्क्स। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कौन से टास्क्स परफॉर्म कर रहा है। यू कैन वेरी वेल सी दैट नंबर ऑफ पॉइंट्स इज गिवन। ब्लू प्रिंटिंग ऑपरेशंस की बात की जा रही है, स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमिसेस मैनेजमेंट, देन मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले, देन मैनेजिंग रिसीट्स, कस्टमर सर्विस, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, मैनेजिंग प्रमोशंस, इवेंट्स एंड पार्टनरशिप, एंड देन लास्ट में एनर्जी मैनेजमेंट। अब हम एक एक करके इन सब टास्क्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारा रिटेल स्टोर का जो ओनर है, जो पर्सन है जो मैनेज कर रहा है रिटेल स्टोर को, वो ये सारे टास्क्स मैनेज करता है ताकि वो अपने ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके, और जिस भी ड्रीम के साथ, जिस भी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए उसने अपना रिटेल बिजनेस इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है, वो अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाए, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू प्रिंटिंग ऑपरेशंस। जब हम किसी भी चीज़ के ब्लू प्रिंट की बात करते हैं तो ब्लू प्रिंटिंग एक ऐसा प्लान या मॉडल ऑफ डूइंग समथिंग है। आपने कोई भी काम करना है तो आप कहते हैं इसका ब्लू प्रिंट रेडी हो गया। इट मीन्स उसका बेसिक प्लान रेडी हो गया। वेदर यू आर गोइंग टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ होम और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस कम्प्लेक्स, तो उसका एक ब्लू प्रिंट बनता है जिसको हम कह देते हैं इसका नक्शा बन गया। तो ब्लू प्रिंट से बेसिकली मतलब हमारा किसी भी प्लान के फॉर्मुलेट होने से या मॉडल के बनने से है।
एंड जब आप स्टोर को मैनेज करते हैं, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि रिटेलर सबसे पहले जितने भी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनका एक ब्लूप्रिंट रेडी कर ले। जब हम ब्लूप्रिंट रेडी करने की बात करते हैं तो इट मीन्स बेसिकली वी आर सेइंग कि जितने भी डिफरेंट ऑपरेशंस होने हैं उनको प्लान कर लिया जाना चाहिए। और ये जो ब्लूप्रिंट होगा वो इन रिटेल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में, एफिशिएंटली परफॉर्म करने में बहुत ही मददगार होगा। अब ये पॉसिबिलिटी है कि पूरी की पूरी एंटायर स्टोर के ऑपरेशंस के लिए एक सिंगल ब्लूप्रिंट हो या डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट ब्लूप्रिंट्स हो। और जब ये ब्लूप्रिंट बनेगा तो आप एक उसमें फ्लो डायग्राम बना सकते हैं कि व्हाट विल बी डन फर्स्ट, उसके बाद क्या काम किया जाएगा। जितने भी डिफरेंट ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं उनकी सीक्वेंसिंग, उनके टाइमिंग, ये सब इस ब्लूप्रिंट में डिपिक्ट कर दिया जाएगा ताकि कोई भी पर्सन जो उस एरिया में काम करने वाला है उसे डायरेक्टली एक गाइडेंस भी मिल जाए दैट हाउ ही हैज़ टू प्रोसीड, उसने किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ताकि सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए बिज़नेस स्टार्ट किया गया है उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन किया जा सके। इट मीन्स जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को भी बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने में मदद देगा। सो हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट ऑपरेशन क्या है? एन ऑपरेशंस ब्लूप्रिंट सिस्टमेटिकली लिस्ट्स all the operating functions to be performed, their features and their timing। आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं इसे बेसिकली क्या किया गया है, एक्टिविटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, उसकी सीक्वेंसिंग डिसाइड कर ली गई and everything was well planned। now whosoever is working for the success of the business उसको बस सिर्फ इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है, जैसे इसमें डायरेक्शन दी गई है उसी तरह से हमें सारे काम करने हैं एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी फेलियर। वॉट एवर ऑब्जेक्टिव्स you have decided, you will be able to achieve your objectives। आगे अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमिसेस मैनेजमेंट। When we talk about store administration and premises management, तो आप कुछ एक चीज़ें डिसाइड करेंगे, जैसे कि स्टोर कितने बजे खुलना चाहिए, स्टोर कितने बजे बंद होना चाहिए, नंबर ऑफ़ बिजनेस आवर्स क्या होने चाहिए, एंड ये सारे के सारे आपके जो प्लान्स हैं उनका ओपनिंग का टाइम, क्लोजिंग का टाइम, मतलब कितने टोटल वर्किंग आवर्स हैं, ये सब डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाएगा। जैसे रिटेल स्टोर का टारगेट ऑडियंस क्या है, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड क्या है। एंड बेसिकली जब हम स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमिसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम 4 अलग अलग चीज़ें डिसाइड करते हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर है स्टोर लेआउट का, देन देयर इज स्टोर सिक्योरिटी, देन मर्चेंडाइज सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब सबसे पहले बात स्टोर लेआउट की कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी स्टोर लेआउट पे पूरा एक फुल चैप्टर किया है कि स्टोर लेआउट क्या चीज़ है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी अलग अलग तरह के लेआउट्स हो सकते हैं। जब आपको याद होगा हमने ग्रिड लेआउट की बात की थी, स्पाइन लेआउट की बात की थी, रेस ट्रैक की थी या बुटीक की भी बात की थी। तो ये सारे लेआउट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन जब हम स्टोर लेआउट की बात करते हैं तो आपने स्टोर लेआउट को डिसाइड करते हुए, स्टोर लेआउट मीन्स अ पर्टिकुलर प्लान जिसके थ्रू आप ये डिसाइड करोगे कि अलग अलग ऑपरेशंस को कौन सा एरिया दिया जाएगा, अलग अलग मटेरियल्स का डिस्प्ले किस तरह से किया जाएगा। तो जो हमारा स्टोर लेआउट है दैट इज़ अ प्लान अकॉर्डिंग टू विच अ स्टोर इज़ डिज़ाइंड, और उसके साथ साथ इसी के अकॉर्डिंगली, स्टोर लेआउट के प्लान के अकॉर्डिंगली ही आप अपने मटेरियल का, जो भी प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो, आप उनका अरेंजमेंट रिटेल स्टोर में उस सीक्वेंसिंग में करा देते हो। बहुत सारे टाइप्स ऑफ लेआउट्स हमने डिसाइड किए हैं। एंड रिटेलर मे सिलेक्ट लेआउट ऑफ हिज ओन स्टोर कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सी प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं उसको कंसिडर किया जाएगा, एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोर लेआउट। अब बात कर लेते हैं स्टोर सिक्योरिटी की। जब हम ओवरऑल स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें स्टोर लेआउट के साथ साथ स्टोर सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है।
And what do we mean by store security? It means that retail store is safe for the shoppers to shop. आपने इस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि जो आपके कस्टमर्स वहाँ आते हैं, दे फील कंफर्टेबल एंड दे कैन डू देयर शॉपिंग वर्क एट द रिटेल स्टोर वेरी पीसफुली. जो स्टोर है आपका, वो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, अगर मान लीजिए शॉप के बाहर जो पर्टिकुलर लोकेलिटी उसमें किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है उससे स्टोर को हमें फ्री रखना है. इसके साथ साथ रिटेलर ने ये भी इंश्योर करना है, जब हम स्टोर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो आपने ये भी इंश्योर करना है दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ प्रॉपर पार्किंग स्पेस. अगर प्रॉपर पार्किंग स्पेस नहीं होगा तो इस केस में वर्कर्स निश्चिंत होके आपके पास शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे विल बी कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट सिक्योरिटी ऑफ देयर व्हीकल्स. तो इसका मतलब एक अच्छी पार्किंग फैसिलिटी होना, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है. और अगर इसके अलावा बात की जाए स्टोर सिक्योरिटी की, तो अलग अलग एरियाज़ में सीसीटीवी कैमराज लगाए जा सकते हैं टू कीप एन आई ऑन द स्टोर ऑपरेशंस. देन जब आपने कैमराज लगाने, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस तरह के कैमराज पार्किंग स्पेस में भी लगाए जाने चाहिए एंड देयर शुड बी प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी नियर द स्टोर्स. अब इसके साथ साथ आप एक सेफ्टी गार्ड भी अपॉइंट कर सकते हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारा स्टोर सिक्योर्ड है. अगर नेक्स्ट बात की जाए तो मर्चेंडाइज सेफ्टी की बात आ जाती है, मर्चेंडाइज सिक्योरिटी की बात आ जाती है. हर ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी ऑफ मर्चेंडाइज इज मस्ट. रिटेलर्स हमेशा वरिड रहेंगे अबाउट एम्बेजलमेंट ऑफ द मर्चेंडाइज एट द रिटेल स्टोर, या अदरवाइज कि कुछ सामान कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ स्टॉक हमारा डिफरेंस टैली नहीं होगा. तो सेफ्टी ऑफ मर्चेंडाइज के समय हमें ध्यान रखना है दैट वी शुड मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ मर्चेंडाइज. अब जो रिटेलर है, बहुत सारे रिटेलर्स, हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी इश्यूज इन रिटेलिंग के चैप्टर में भी जिक्र किया था, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस. बहुत सारे रिटेलर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस तरह का इक्विपमेंट अपने गेट के पास लगा देंगे, और इसका बेसिकली पर्पज़ यही होगा कि अगर किसी ने भी कोई शॉप लिफ्टिंग की है और उस सामान को बिना आपको इंटीमेट किए, बिना उसकी बिल्स की पेमेंट किए, इफ़ दैट पर्सन ट्राइज टू मूव आउट, तो एक ऑटोमेटिक अलार्म साउंड करने लग जाएगा, एक ऑटोमेटिकली अलार्म बजेगा जिससे सभी अलर्ट हो जाएंगे दैट नो सच appropriation, no such embezzlement of funds, products, services, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए. Then next factor आ जाता है administration. The administration of the store is also a very important task. जब हम स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसमें स्टोर की क्लीनलीनेस को, जो ओवरऑल लुक आ रही है उसके स्टोर की, उसको चेक करना है. डिस्प्ले विंडोज़ कैसे होंगी, इट मीन्स इन सब पॉइंट्स के ऊपर पहले अटेंटिवली सोच लिया जाएगा, और उसके बाद कीपिंग इन माइंड द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क विल बी डन. बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क मीन्स एवरीथिंग विल बी प्लान्ड. जो स्टोर मैनेजमेंट है, दैट मस्ट टेक केयर दैट स्टोर कंप्लाइज विद वेरियस लॉज एंड रूल्स एप्लीकेबल. जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दोनों की बात आ जाती है, और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपरली जो भी रूल्स बनाए गए हैं डिसिप्लिन में रखने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, ऑल दीज शुड बी टेकन केयर ऑफ वाइल डिसाइडिंग द ऑपरेशंस ऑफ द स्टोर. अब अगली बात कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ओवर हुआ, मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले. अब इस टोटल डिस्कशन को हम 3 कैटेगरीज में चाहें तो बांट सकते हैं, मैनेजिंग इन्वेंट्री, मटेरियल डिस्प्ले एंड देन मटेरियल हैंडलिंग की बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजिंग इन्वेंट्री की. जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटेनिंग द क्वांटिटी ऑफ स्टोर्स लाइंग इन द स्टोर. कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए. तो मटेरियल इन्वेंट्री का जो बेस्ट टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल की, दैट इज़ फिक्सेशन ऑफ लेवल्स, और उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली ही उनको मेंटेन किया जाए, उन लेवल्स को. एंड
With the help of these models, we can know when to receive fresh supply of any inventory. तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेफ्टी अरेंजमेंट्स कर सकते हो, और जब आपने प्रायर इंटीमेशन दे रखा है तो किसी भी तरह की आपको इन्वेंट्री को सॉर्ट आउट करने में, अगर सॉर्ट आउट करने के डिफरेंट नॉर्म्स हैं, डिफरेंट तरीके से आप करते हो, तो उन सब में हेल्प मिल सके। इसके साथ साथ ऑल्सो देयर मस्ट बी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग द रिसीट ऑफ द गुड्स एंड देयर मूवमेंट। मान लीजिए कोई इस तरह का मटेरियल है कि 30% मटेरियल आपके पास आ गया, डॉक्यूमेंट्स आपके पास 100% के आ गए हैं, तो जैसे ही आप 30% सप्लाई करते हो तो यू फील एश्योर्ड दैट दिस परफॉर्मेंस विल बी डन। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम में इन्वेंट्री की मैनेजमेंट की जाएगी। जो अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज मटेरियल डिस्प्ले। When we talk about material display, it means हम expect ये कर रहे हैं कि जो भी products है, जो merchandise है, that should have proper display. अगर आपने display windows में properly अपनी merchandise को exhibit नहीं किया, display नहीं किया, तो आप retailer जो हैं वो customers को attract नहीं कर पाएंगे। So retail store में किस पर्सन ने कहाँ कौन से मटेरियल को डिस्प्ले में लगाना है, इस सब के लिए प्रॉपर ड्यूटीज में बी असाइंड फॉर मैनेजिंग द डिस्प्ले स्टोर। इसके अलावा जब हम मर्चेंडाइज के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमें अरेंजमेंट को भी इंश्योर करना है दैट इट शुड बी अरेंज्ड वेल। जितने भी आर्टिकल्स हैं जो एक ही ज़रूरत को पूरा करते हैं उनको एक ग्रुपिंग में किया जा सकता है ताकि इजीली कस्टमर उस मटेरियल को आइडेंटिफाई कर पाए। एंड सेम प्लेस के ऊपर जब आप रखेंगे तो अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होगी, तो जो कस्टमर ने अपना डिसीजन मेकिंग लेने के लिए डिफरेंट कंपैरिजंस करने हैं बिटवीन द आर्टिकल्स अवेलेबल, दे विल बी एबल टू डू दिस। सो दिस वाज अबाउट मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड मटेरियल डिस्प्ले। अब नेक्स्ट इसी सीरीज में हम बात करते हैं तो आ जाएगी मटेरियल हैंडलिंग। When we are talking about material handling, it means हम उस माल के, अगर वो स्टोर में पड़ा हुआ है तो उसकी हैंडलिंग कैसे की जाए, अगर हमें उस मटेरियल को मूव करना है तो कैसा किया जाए, और हर सिचुएशन में मटेरियल की प्रोटेक्शन को इंश्योर करना है। मेनली जो मटेरियल्स की हैंडलिंग होगी वो रिटेलर के वेयर हाउस से रिटेलर की लोकेशन तक हो जाएगी। अगर वेयर हाउस में माल पड़ा है तो वो रिटेल लोकेशन तक आ जाएगा। जो कुछ मटेरियल्स हैं, जब हम मटेरियल के हैंडलिंग की बात करते हैं तो उनको अलग अलग सेक्शंस में भी डिवाइड किया जाता है। अ केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल शुड बी इंश्योर्ड सो दैट देयर इज़ नो डैमेज इन मटेरियल्स व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब इसमें इतनी ज़्यादा मोबिलिटी अवेलेबल होगी, सो वी नीड टू टेक केयर दैट एवरीथिंग इज़ डन प्रॉपरली। इसके अलावा मटेरियल्स कैन बी मूव टू अदर प्लेसेस मैनुअली or using some sort of machines. अब इसमें the small items such as fast moving consumer goods are light in weight, और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे उसको मैनुअली भी अगर शिफ्ट कर दिया जाए इट इज़ पॉसिबल। लेकिन जो हैवी आइटम्स होंगी जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, जब इनको मैनुअली या किसी मशीन से मूव करना है तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये मटेरियल आपस में कोलाइड नहीं करें और डैमेज नहीं हो। दे आर मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स इटसेल्फ, एम्प्लॉई रीजंस एज वेल एज अदर रीजंस। बहुत सारे कारण रहेंगे जिनकी वजह से आपके मटेरियल की मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट तो कर लिया आपने, माल खरीद लिया, लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती। तो जब हम मटेरियल हैंडलिंग में बात कर रहे हैं तो मटेरियल हैंडलिंग में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। नाउ वी नीड टू डिस्कस कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि मटेरियल्स आर नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली। और अगर हम इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें 3 रीजंस पे बेसिकली काम करना होगा: मटेरियल प्रॉपर्टीज़, एम्प्लॉई रीजंस और अदर रीजंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की। जब आप मटेरियल की हैंडलिंग की बात करते हो तो वो मटेरियल किस तरह का है, क्या उसकी शेप है, स्लिपरी है या नहीं है, वेट कितना है, उसका साइज़ कितना है, ना बहुत छोटा ना बहुत कम होना चाहिए। देन फ्रेजाइल इन नेचर, लिफ्टिंग और
लोअरिंग मटेरियल्स रैपिडली। बहुत बार आपको मटेरियल की हैंडलिंग में प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि मटेरियल का जो नेचर है वो इस तरह का है कि उसकी लिफ्टिंग या उसको ऊपर नीचे करना मुश्किल हो जाता है। देन इनएप्रोप्रिएट पैकिंग, इनएप्रोप्रिएट पैकिंग भी एक ऐसा कारण है। और ये जो सारे पॉइंट्स, सारी लिस्ट आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई भी फॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से मटेरियल्स की हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं हो सकती, तो इनको यहाँ लिस्ट आउट किया गया है। आगे चलते हैं। जो और रीज़न हो सकता है मटेरियल की प्रॉपर हैंडलिंग ना होने का, देयर आर सम एम्प्लॉई रीजन्स टू। और एम्प्लॉय के कारण क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से माल नहीं मैनेज हो रहा? लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लेस फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है आपका कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन एसेट है, एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है, ड्यू टू इलनेस उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो गई हो। आउट ऑफ रीच हो सकते हैं कुछ मटीरियल्स, नॉट एबल टू हैंडल वेट। आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हो सकते हैं जो हैवी वेट मटीरियल्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा स्ट्रेस। सो ये सारे वो रीजंस थे, एम्प्लॉय रिलेटेड रीजंस, जिनकी वजह से मटेरियल्स की हैंडलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे स्लिपरी फ्लोर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर मटेरियल को मूव करना हो सकता है, इनएप्रोप्रिएट अनलोडिंग कंडीशंस हो सकती हैं, नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है, लाइटिंग का पुअर होना हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी अदर ऑब्स्टेकल्स भी आ सकती हैं। अब अदर वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ कर लिया कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में कुछ और ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, उसी से डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। तो दिस वाज द होल डिस्कशन व्हाई मटेरियल्स आर नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली। अब मटेरियल्स की अगर हम प्रॉपरली हैंडलिंग करना चाहते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली ट्रेन कर दिया जाए मटेरियल हैंडलिंग के बारे में। ये इंश्योर करना कि जो हमारे फ्लोर्स हैं, चाहे वो रिटेल स्टोर का है या वेयर हाउस फ्लोर का है, वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए। एम्प्लॉयज़ को आपने इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो मटेरियल हैंडलिंग को पर्सनल इंटरेस्ट लेके करें, क्योंकि अगर मटेरियल्स हैंडल प्रॉपरली नहीं होंगे और आपका माल ऑब्सोलीट हो गया फॉर एग्जांपल, या वो डैमेज हो गया, तो वो सेलेबल नहीं होगा एंड कंसर्न विल हैव टू सफ़र लॉसेस। इसके साथ साथ ये इंश्योर करना, जब हम मटेरियल हैंडलिंग की बात करते हैं, ये इंश्योर करना कि मटेरियल्स आर प्रॉपरली पैक्ड एंड आर ईजी टू लिफ्ट। उनको उठाना, उनको मूव करना फिजिकली वो आसान है। देन जिस पर्टिकुलर प्लेस पे आपने माल को अनलोड करना है, उस पर्टिकुलर प्लेस पे पार्किंग स्पेस कितना है, हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल दैट मटेरियल कैन बी अनलोडेड विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो ये पार्किंग स्पेस भी वी नीड टू चूज इट केयरफुली सो दैट अनलोडिंग इज नॉट अ चैलेंज और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू अनलोड मटीरियल्स। इसके साथ साथ यू नीड टू इंश्योर, जब हम मटेरियल हैंडलिंग की बात करते हैं, वी नीड टू इंश्योर कि देयर इज़ प्रॉपर लाइटिंग इन द वेयर हाउस एंड एट द रिटेल स्टोर। अब बात करते हैं, कुछ टास्क हमने डिस्कस किए अभी तक, और बेसिकली जो हमने किए 3 चीज़ें हमने डिस्कस की: ब्लू प्रिंटिंग ऑपरेशंस, देन स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रीमिसेस मैनेजमेंट, जिसके अंडर हमने स्टोर लेआउट, स्टोर सिक्योरिटी, देन मर्चेंडाइज सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, और उसके बाद हमने मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले की बात की है। मैनेजिंग इन्वेंट्री में हम लेवल्स की बात कर रहे थे, डिस्प्ले में हम मटेरियल विंडोज डिस्प्ले की बात कर रहे थे, एंड देन वी डिस्कस्ड हैंडलिंग। नाउ वी आर मूविंग टू अदर टास्क्स टू मैनेज द रिटेल स्टोर। तो और टास्क क्या हो सकता है? मैनेजिंग रिसीट्स। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिटेल मैनेजमेंट. Retailer needs to decide the manner in which he is going to receive payment for the goods sold by him. जितना भी माल उसने बेचा है, he has to receive that payment, जो माल बेचा है. And whenever we want to manage the receipts, there are 2 options, there are 2 ways जिसमें आप वो पेमेंट रिसीव करोगे जितना भी आपने माल बेचा है. Either it can be cash sales or credit sales. In case of credit sales,
टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी डिसाइड करनी ज़रूरी है रिटेलर के द्वारा। और जब आपने टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिसाइड की तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर कन्वेइंग दीज टर्म्स टू द कस्टमर्स। और जब हम कैश सेल्स की बात करते हैं तो इट मीन्स कैश सेल्स मीन्स रिसीविंग कैश और चेक और कार्ड्स, जिनका इस्तेमाल आज की डेट में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जो हमारे छोटे रिटेलर्स हैं, स्मॉल लेवल पे काम करने वाले रिटेलर्स हैं, वो कई बार रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि हम सिर्फ कैश पेमेंट ही लेंगे। लेकिन जो लार्ज स्केल बिजनेस में डील करने वाले रिटेल हाउसेस हैं, दे मे ऑल्सो एक्सेप्ट क्रेडिट पेमेंट्स। जो हमारे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और वो भी स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। तो हमारे रिटेलर को एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। ब्लूप्रिंट से मतलब एक स्पेसिफिक प्लान तैयार करना है फॉर एक्सेप्टिंग द क्रेडिट पेमेंट्स, फॉर कलेक्टिंग द कैश फ्रॉम द बैंक। एंड जो भी पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ही मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट व्हाट दे हैव टू डू। सो दिस वाज अबाउट मैनेजिंग रिसीट्स। अब अगला टास्क आ जाएगा हमारा कस्टमर सर्विस। When we are talking about customer service, this is very very important because customer is the king of the business. सिर्फ कस्टमर ही है जिसके लिए आप इतनी प्लानिंग करते हो, because you are going to sell items to those customers, और we need to ensure that we have to make his shopping a wonderful experience. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है कस्टमर का बिलिंग एक्सपीरियंस। अगर आपने प्रॉपर बिलिंग काउंटर्स नहीं लगाए हुए और वहाँ पे बड़ी लंबी क्यूज़ हैं बिलिंग के लिए, तो कस्टमर्स विल हैव टू वेट एंड विच बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर देम। तो वी नीड टू टेक केयर कि हम अपने कस्टमर्स की प्रॉपरली केयर करें। रिटेलर शुड अरेंज अ नंबर ऑफ बिलिंग काउंटर्स ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा देर के लिए वेट ना करना पड़े। इससे आपके रिटेल स्टोर पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। एंड इसके साथ साथ कुछ स्पेशल डेज़ पे, वीकेंड्स पे या फेस्टिव डेज़ पे एडिशनल काउंटर्स भी लगाए जा सकते हैं, सो दैट कस्टमर्स का आना बहुत इजी हो, उनका स्टोर में आके बाइंग करना, शॉपिंग एक्सपीरियंस उनका एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बन जाए। जब आप कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो इसके साथ साथ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टाफ मस्ट बी कॉर्डियल इनफ टू टॉक टू द कस्टमर्स एंड टू मैनेज द कस्टमर्स। जो बिहेवियर है आपके स्टाफ का, जो कस्टमर्स के साथ डील कर रहा है, द स्टाफ शुड बी वेरी वेरी पोलाइट, ऑलवेज वेलकमिंग, और इस तरह का जो स्टाफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। They must properly guide the customers and therefore make their shopping experience a memorable one. तो ये थी बात कस्टमर सर्विस की। इसके अलावा एम्प्लॉई मैनेजमेंट। जब हम एम्प्लॉई मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज आज के समय में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट हैं। तो आपने अपनी इस ह्यूमन एसेट को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, you have to put them to the most efficient use ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ले पाएँ। रिटेलर को ऐसे एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करना है ताकि वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बहुत स्मूथली चला सके। इसके साथ साथ मिनिमम लेबर कॉस्ट हो। लेकिन जब हम लेबर कॉस्ट कम करने की बात करते हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड लेबर प्रोडक्टिविटी टू। There should be proper employer-employee management and jobs, certain jobs को specify कर दिया जाएगा, और उन jobs पे जब आप persons को depute करोगे तो proper training should be provided to them, and at times we can provide them cross training ताकि अगर आपको कोई ना कोई employees को change करना पड़े तो उसमें आपकी जो process है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। If the retailer must take all the steps to minimize employee turnover. Employee turnover से मतलब है कि आपके कितने employees बहुत frequently आपकी concern को छोड़ के किसी दूसरी concern को join कर लेते हैं। अगर employee turnover ज़्यादा है तो retailer को इस बात की take care करनी है, कुछ उसे ऐसे expenses करने हैं in terms of employee recruitment, selection and training
कि आपकी वो पूरी प्रोसेस करने के बाद आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उन्हें बेटर वर्किंग कंडीशंस दे रहे हैं, प्रमोशन के क्राइटेरियाज आपने प्रॉपरली दिए हैं। अगर हम इस तरह के पॉइंट्स को अपने कंसर्न में यूज़ करेंगे तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा, एब्सेंटिज्म कम से कम होगा, और अगर लेबर शेड्यूलिंग कर ली जाए तो रिटेलर विल बी एबल टू एडजस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू सीजनल वेरिएशंस। नेक्स्ट हमारा टास्क आ जाता है मैनेजिंग प्रमोशंस, इवेंट्स एंड पार्टनरशिप। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स प्रमोशन। आज के रिटेल सिनेरियो का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सेल्स प्रमोशन एंड डिफरेंट इवेंट्स, और जो रिटेलर है उसे कॉन्टीन्यूसली इस तरह के मार्केटिंग इवेंट्स और प्रमोशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहने पड़ेंगे ताकि वो अपनी सेल ऑफ गुड्स को बूस्ट अप कर सके। एंड फॉर द सेम पर्पस हम बहुत बार मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को भी हायर कर सकते हैं, उन्हें कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है जितने भी लोग आपके डील कर रहे हैं इन सब इवेंट से। एंड रिटेलर में ऑर्गेनाइज सम इवेंट्स इन पार्टनरशिप विद अदर रिटेलर्स। कई बार बहुत सारे जो डीलिंग करने वाले जो रिटेल स्टोर्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में वो कंबाइंड वे से भी कोई प्रमोशन या कोई ट्रेड फेयर इस तरह का कुछ प्लान कर सकते हैं। Therefore, retailer needs to manage those partnerships also. अगर आप किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो जो भी आपने टर्म्स डिसाइड किए हैं उनको भी ऑनर करना होगा। आज के टॉपिक का लास्ट जो टास्क हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एनर्जी मैनेजमेंट। जो रिटेलर है ही हैज़ टू अंडरटेक अ नंबर ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, और ये जो सारे प्रोग्राम्स होंगे ये एनर्जी सेविंग में मदद करेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट रिटेलर यूजेस सच डिवाइसेस दैट कंज्यूम लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट मीन्स डिवाइसेस के सिलेक्शन के टाइम रिटेलर नीड्स टू बी केयरफुल। इसके साथ साथ रिटेलर को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होगा ताकि वेस्टेज ऑफ एनर्जी को बहुत रिड्यूस किया जा सके, जैसे लाइट्स को, फैंस को स्विच ऑफ कर देना व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। ऑल्सो एफिशिएंट मैनेज ऑफ एनर्जी हेल्प्स द रिटेलर इन गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर रिटेलर्स। अगर आप एनर्जी को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, जब कॉस्ट कम आएगी तो उस केस में आपका प्रॉफिट्स के मार्जिन भी बढ़ जाएंगे, तो आप बाकी के रिटेलर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जब हम एनर्जी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिटेलर शुड प्रोवाइड अ कंफर्टेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स वाइल टेकिंग केयर ऑफ एनर्जी यूज़। जहाँ जिन रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है उनको यूज़ किया जाए, बस सिर्फ एनर्जी को वेस्ट नहीं किया जाए। आप इस तरह का कोई सिस्टम यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो आपके टेम्परेचर लेवल्स हैं विद इन द स्टोर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। जितने हमारे शॉपिंग आवर्स हैं उनमें कुछ और टेम्परेचर रहे, और जब आपके ज़्यादा कस्टमर्स विज़िट नहीं कर रहे उस टाइम पे कुछ इस तरह का टेम्परेचर लेवल हो जिस पे मिनिमम एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी सच दैट देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एम्प्लॉयज़ सेफ्टी एज वेल एज कंफर्ट ऑफ द कस्टमर। जब भी आपने एनर्जी मैनेजमेंट सेविंग का काम करना है तो दोनों को नुकसान नहीं होना चाहिए। Retailer can also replace high power consuming bulbs with LED lights that give much more light by using lesser amount of energy. तो ये एक अच्छा चेंज हो सकता है। कुछ प्रॉपरली विंडोज़ का प्रोविज़न होना चाहिए ताकि जो डे टाइम है उसमें पावर की सेविंग हो सके। if location of your warehouse is such कि there are number of windows तो उसमें प्रॉपर डे लाइट आएगी तो आपको कम से कम लाइट्स के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो इससे भी एनर्जी सेविंग होगी। द रिटेलर शुड ऑल्सो इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ही रिसीव्स आर करेक्ट, और उनका प्रॉपरली उनकी पेमेंट हो जानी चाहिए ताकि एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ फाइन्स हमें ना देनी पड़े। तो ये सारे स्टेप्स थे विच कैन लोअर द एनर्जी कंजम्पशन बाय द रिटेल और आउटलेट्स और
इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमारे रिटेल स्टोर के कम हो जाएंगे। एंड वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी हमारे एक्सपेंसेस कंट्रोल होते हैं तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे। सेलिंग प्राइस को हमें बार बार कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन की स्टेज में आप उसे ज़्यादा बार चेंज नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लास्ट चैप्टर। If you have any doubts in this chapter or in other videos of this subject, comments are open for the videos. Whatever you want to write, whatever suggestion you want to give, you can give. You are free to give your suggestions. And if you need to understand any other topic related to the subject, you can write down in the comments. All the best for your examination. Thank you.